मेरे ससुर रोज रात को कमरे में फिटकरी लेकर जाते थे। जब उनको गए हुए कुछ देर हो जाती तो कमरे से आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। एक दिन मैंने चुपके से उनके कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो लड़कियों के साथ। दोस्तों, मेरा नाम मेनका है। मेरी शादी अनुज से 2 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन मैंने अनुज से कहा कि क्यों ना हम लोग माँ जी की याद में उनके नाम का एक स्कूल खुलवाएं, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, जिससे हमें भी पुण्य मिलेगा और वह भी अनपढ़ नहीं रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर घर गरीब लोगों के ही थे। वहां पर सरकारी स्कूल ना होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और किसी बड़े स्कूल में पढ़ने की उनकी हैसियत भी नहीं थी। तभी मेरी बातों से अनुज भी सहमत हो गए। अनुज सरकारी नौकरी करते थे और जमीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज रविवार का दिन था। अनुज भी घर पर थे, इसलिए हम लोगों ने कहीं बाहर घूमने जाने की सोची। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम हो आऊँगा। हम लोग उन्हें खाना वगैरह खिलाकर घूमने चले गए। शहर की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर घूमने के बाद शाम को एकदम थक कर चूर हो चुके थे। पिताजी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मैं और अनुज सोने चले गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि पूरा दिन बाहर आज नमकीन और स्वीट खा खाकर पेट भर चुका था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारा स्कूल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आज स्कूल का उद्घाटन था। पिताजी को ले जाया गया और रिबन कटिंग करवाई गई। मेरे मन में जितनी खुशी थी वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मैं हमेशा से खुले विचारों वाली महिला हूँ और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिलती थी। आज अनुज ने भी मेरा साथ देकर मुझे सुकून के वह पल दिए थे जिनका मुझे हमेशा से इंतजार था। फिर स्कूल का उद्घाटन हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया, जबकि उसी गांव में गरीब परिवारों को बुलाया। उन लोगों के चेहरों पर जो रौनक थी उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कुछ दिन बाद अध्यापकों को रखा गया और स्कूल शुरू करवा दिया गया। मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी थी, इसी वजह से मैंने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर पूरा दिन मैं घर पर अकेली खाली बैठी रहती थी। इसी बहाने मेरा भी दिन निकल जाएगा। सुबह अनुज का खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती और पिताजी को खाना देकर स्कूल चली जाती और पूरा दिन उन्हीं मासूम और गरीब बच्चों को पढ़ाने में गुजार देती थी। एक दिन जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तभी अनुज का कॉल आया और वह कहने लगे कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी घर पर चली आओ और उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर गई और किचन के काम में लग गई। तभी पिताजी आए और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, तुम आज जल्दी आ गई, सब खैर खबर है ना। मैंने कहा पिताजी सब ठीक है, बस वो अनुज के कुछ मेहमान घर पर आ रहे थे, तभी मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। फिर पिताजी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी ही देर बाद अनुज के साथ उनके कुछ दोस्त घर पर आ गए। अनुज ने कहा कि जब मैं मनाली में पढ़ाई करता था तब यह लोग मेरे क्लास में थे। हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आ गया तो हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। अब यह लोग यहाँ पर घूमने आए थे तो मुझे कॉल किया। मैंने फिर इन लोगों को हमारे घर पर इनवाइट कर लिया। उन लोगों ने चाय नाश्ता किया और कुछ देर बातें करने के बाद चले गए। जैसे ही रात का समय हुआ हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी कर ली। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने किचन में आई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में फिटकरी थी और वे अपने कमरे में चले गए। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं घबरा गई कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रहा होगा जिससे ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी। मैं सोने चली गई। दूसरे दिन मैंने रात को देखा कि पिताजी आज फिर से हाथ में फिटकरी लिए अपने कमरे की ओर जा रहे हैं और जैसे ही उन्हें गए हुए कुछ ही देर हुई तो मैंने देखा कि आज फिर से वही आवाज़ें आ रही थीं जैसे कल रात को आ रही थीं। अब यह मेरा वहम नहीं था, मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है अंदर।
मैंने पूरी बात जानने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से मैं अंदर कुछ नहीं देख पाई। लेकिन पिताजी की चिल्लाने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मैं डर सी गई कि कहीं पिताजी कुछ मुसीबत में तो नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वह अपने कमरे से बाहर आए। मैं वहीं एक पर्दे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से मुझे वो देख नहीं पाए। वह किचन की तरफ गए और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में आ गए। मैंने सोचा कि यह सब बात अनुज को बतानी चाहिए, लेकिन मैं कमरे में गई तो वह सो चुके थे। बेचारे पूरे दिन ऑफिस में इतना काम करते हैं, इसी वजह से शाम को पूरी तरह से थक जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही मैंने अनुज को पूरी बात बताई। मैंने अनुज से कहा कि परसों रात को जब मैं पानी लेने किचन में गई थी, तब मैंने पिताजी के हाथ में फिटकरी देखी थी, जो वह अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे से उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैंने उस दिन तो जैसे तैसे टीवी चलने का सोचकर बात को टाल दिया, लेकिन यही बात कल रात को भी हुई। तभी अनुज ने मुझसे कहा, तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं आपको आई थी बताने, लेकिन तब तक आप सो चुके थे। अनुज ने कहा, चलो हम पिताजी से पूछते हैं। तो मैंने अनुज को जाने से मना कर दिया और कहा कि हो सकता है कि उन्हें कोई दिक्कत हो। हमें ऐसे उनको मुंह पर जाकर नहीं पूछना चाहिए, जिससे उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए कि आखिर कारण क्या है। खैर, मैंने जैसे तैसे बात को टाल दिया और अनुज को ऑफिस भेज दिया। मैं भी स्कूल को चली गई, लेकिन स्कूल में आज मेरा पढ़ाई करवाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में करते क्या हैं। फिटकरी लेकर जाते हैं, इसका तो 100 कारण निकाला जा सकता है, लेकिन ये चिल्लाने की आवाज़ें तो मुझे बार बार कुछ अजीब ही सोचने पर मजबूर कर रही थी। खैर, मैं स्कूल से घर आई और खाना वगैरह खाकर आराम करने चली गई। तभी पिताजी वहां से गुजरे तो मैंने उनका पीछा किया कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वह किचन में कुछ फल लाने ही गए थे, तो मैंने वह बात वहीं पर छोड़ दी। मैंने आज पूरा प्लान बना लिया था कि आज देखते हैं शाम को पिताजी की आवाज़ आती है या नहीं। शाम को मैं और अनुज पिताजी को खाना देकर कमरे में चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने बाहर आकर देखा तो पिताजी अपने कमरे में फिटकरी लेकर जा चुके थे और उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब तो मैंने झट से अनुज को बुलाया और कहा कि देखो, आवाज़ें आ रही हैं। अनुज भागकर जाने लगे, लेकिन तभी पिताजी का दरवाज़ा खुल गया। मैंने अनुज को कमरे में अंदर खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को शक हो कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। खैर, मैंने और अनुज ने विचार किया कि कल सवेरे होते ही हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। जैसे तैसे सुबह हम लोगों ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? पिताजी कहने लगे, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा? तभी अनुज कहने लगे कि आपके रोजाना रात को कमरे में जाने के बाद चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे पूछ लें कि सब खैर खबर है ना। तभी पिताजी कहने लगे कि सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का कार्यक्रम आ रहा है, जिसे देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगता हूँ और आप लोगों को लगा कि मैं चिल्लाता हूँ। अब अनुज का वहम निकल चुका था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन खिड़की से उनकी आवाज़ साफ सुनी थी। यह उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी, ना ही टीवी के किसी कार्यक्रम की। यह तो उन्हीं के चिल्लाने की आवाज़ थी। मैंने अनुज से कहा कि पिताजी हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। वो टीवी की आवाज़ या फिर उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी। मैंने एक दिन खुद अपने कानों से खिड़की के पास खड़े होकर सुना है। अनुज ने मुझे बैठाया और कहा, अरे मेनका, तुम खाम खा इतनी टेंशन लेती हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो पिताजी हमें जरूर बताते। हो सकता है कि वह टीवी के कुछ कार्यक्रम की वजह से हंसने लगे हों और उनके हंसने की आवाज़ ऐसे ही है। अब बुजुर्ग जो हो गए हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर मत लिया करो। और हाँ, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं बेमन से अनुज के लिए खाना लगाने लग गई, क्योंकि मेरा दिमाग तो रह रहकर उसी बात पर जा रहा था कि पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला और वह आखिर में हमसे क्या छुपा रहे थे। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं स्कूल में बैठी थी, तभी मेरी माँ का फ़ोन आया।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे भतीजा हुआ है, इसलिए 2 दिन के लिए तुम यहाँ चली आओ। मैंने यह बात घर आकर अनुज को बताई और कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। तभी अनुज ने परमिशन दे दी और पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि तुम चली जाओ। मैं अपने मायके चली गई और वहाँ 2 दिन तक फंक्शन एंजॉय किया और सब लोगों ने हंस खेल कर बातें की। इसी बीच मैं पिताजी की वह फिटकरी वाली बात पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने 2 दिन बाद वापस आने की तैयारी कर ली। अनुज मुझे लाने के लिए चले गए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग मेरे मायके से निकल गए और यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने देखा कि पिताजी अपने कमरे में थे। हमें आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अनुज नहाने चले गए और मैं खाना लगाने चली गई। तभी मैंने सुना कि आज फिर से उनके कमरे में आवाज़ आ रही थी। शायद पिताजी को पता नहीं लगा कि हम लोग आ गए हैं। मैं उनके कमरे में पास गई, तब उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि पिताजी कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर कर रहे हैं। मैंने अनुज को इस बार कुछ नहीं बताया, क्योंकि अनुज मेरी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। आखिर वह तो मुझे समझा कर बैठा दिया करते थे और कहते कि तुम्हें वहम हो चुका है। मैंने प्लान बनाया कि आखिर पता तो करूं, ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। मैंने दूसरे दिन सब जानने का सोचकर हम खाना वगैरह खाकर सो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कि आज मैं पिताजी के कमरे में छुप कर सब कुछ देखूंगी कि आखिर उनके कमरे में होता क्या है। शाम का समय हुआ। अनुज जब सो गए तो मैं पिताजी के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे में एक कोने में छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब पिताजी कमरे में फिटकरी लेकर आए तो मैंने देखा कि वो एक कपड़े में फिटकरी को डालकर एक भारी चीज से उसकी ठुकाई कर रहे हैं और उसे पीस कर एकदम बुरादे जैसा बना लिया था। फिर उसमें उन्होंने कोकोनट का तेल डाला और उसका एक लेपन जैसा तैयार किया। उस लेपन को वह अपने पूरे शरीर पर लगा रहे थे। जैसे ही वह अपने पूरे शरीर पर लगाए जा रहे थे, वैसे ही उनकी जोर जोर से आवाज आ रही थी, जैसे वह दर्द के मारे करा रहे हों। मुझे बहुत दया आई कि पिताजी को बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाहर निकलकर उनसे सब बात पूछती हूँ, लेकिन मेरे पांव रुक गए, क्योंकि मैं आखिर तक सब कुछ जानना चाहती थी। जैसे ही पिताजी ने पूरे शरीर पर वह लेपन किया तो उनकी दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। कुछ देर रखने के बाद उन्होंने उस लेपन को एक और कपड़े से हटाया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर वो पानी पीने के लिए किचन में चले गए। मैं वहाँ से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने अनुज को यह सारी बातें बताईं। अनुज ने तो पहले मुझे बहुत डांटा कि ऐसे किसी कमरे में चोरी चुपके झांकना गलत बात होती है। मैंने कहा अगर तुम्हें पूरा पता लगाना ही था तो मुझे भी बता देती, हम दोनों चलते। लेकिन मैंने अनुज को जैसे थे समझाया कि आपने पहले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था, आप मुझे समझा बुझाकर वहीं छोड़ देते। लेकिन जब तक मैं उनके कमरे में नहीं जाती तो हमें आखिरी का पता नहीं चलता कि पिताजी किस समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने अनुज से कहा कि कोई बात तो जरूर है अनुज, पिताजी फिटकरी का लेपन बनाते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, और जैसे ही वह अपने शरीर पर लगाते हैं तो दर्द के मारे कराह उठते हैं। अनुज ने कहा कि चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। हम लोग पिताजी के कमरे में गए और कहा कि पिताजी आपको क्या समस्या है, आप फिटकरी अपने शरीर पर क्यों लगाते हो। पिताजी एकदम से सुनकर चौंक गए, जैसे वह नहीं चाहते थे कि वह हमें इस बारे में पता चले। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल रात आपके कमरे में छुप कर आपको देख लिया था। मैं क्या करती पिताजी, हर रोज मैं आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनती तो मेरे मन में तरह तरह के वहम पैदा हो रहे थे कि आखिर आप कमरे में करते क्या हो। इसी सच्चाई को जानने के लिए मुझे कमरे में छुपना पड़ा। तभी पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे कि बहू, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको चमड़ी का रोग है, जो आपको नारियल का तेल और फिटकरी पीसकर लगाने से ही जाएगा, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में उस रोग की वजह से धब्बे जैसे पड़ने लगे हैं और पूरा शरीर में दर्द रहता था। तभी अनुज बोल पड़े कि पिताजी, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटा, तुम ऑफिस के काम में इतने व्यस्त थे और बहू भी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, तो मैंने तुम लोगों को परेशान करने का नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ऐसे ही बेवजह तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास चला गया। और डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ दिन तक यहाँ लेपन करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं अपने आप कमरे में लेपन करने लगा था
कि तुम लोगों को बताकर किसी भी तरह से फिक्र में न डालूं। तभी मैंने और अनुज ने पिताजी को गले से लगा लिया और अनुज की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। अनुज पिताजी से कहने लगे कि आखिर एक बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने पिता की हर बीमारी में उसकी सेवा करे, लेकिन पिताजी आपने तो मुझे इस लायक ही नहीं समझा। पिताजी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम तो मेरे श्रवण जैसे बेटे हो, बस मैं इसीलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगे। तभी अनुज ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इस चमड़ी का रोग का इलाज करवाने के लिए लेकर जाएंगे और आज से आपकी पूरी सेवा मैं खुद करूंगा। पिताजी ने हम दोनों को फिर से गले से लगा लिया। अब मेरे मन से भी वहम निकल चुका था कि आखिर मैं पिताजी के ऊपर किस तरह का शक कर रही थी। खैर, हम लोगों ने पिताजी को बड़े से हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। अब हम लोगों के मन से सारी शंकाएं दूर हो चुकी थीं। मुझे भी पछतावा हो रहा था कि मुझे पूरी बात जाननी चाहिए थी और बार बार पिताजी से पूछते रहना चाहिए था कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।